Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams, and I Pragya Pandey welcome you all to our very special series on Daily News Review। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे प्री ट्रायल इंजुकेशंस की कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, ये क्या है। लेकिन इसको समझने के पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्री ट्रायल इंजुकेशन क्या होते हैं। देखिए, प्री ट्रायल इंजुकेशन की अगर हम बात करें या फिर अगर हम इसे शुद्ध हिंदी में समझने की भी कोशिश करें तो ये है निषेधाज्ञा। प्री ट्रायल निषेधाज्ञा की यहाँ पर बात की जा रही है। दैट मीन्स एक प्री ट्रायल इंजुकेशन एक लीगल ऑर्डर होता है जिसे किसी भी कोर्ट के द्वारा यहाँ पर इशू किया जाता है किसी भी ट्रायल के शुरू होने के पहले। टिपिकली जब कोई भी एक पार्टी यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है टू प्रिवेंट अदर पार्टी फ्रॉम एंगेजिंग इन सर्टेन एक्शन और बिहेवियर दैट मे कॉज और हार्म द प्रिजुडाइज टू द रिक्वेस्टिंग पार्टीज इंटरेस्ट, ऐसे में प्री ट्रायल इंजुकेशन इशू किया जाता है ताकि यहाँ पर एक अननेसेसरी एक परसेप्शन, एक प्रेजुडाइज यहाँ पर क्रिएट ना हो, ताकि वो किसी भी तरीके से डिसीजन या फिर यहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्पैक्ट कर सके। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक्शन है जो एक पार्टी यहाँ पर उम्मीद करती है कि दूसरी पार्टी के द्वारा किया जाएगा, इसी ही हम प्री ट्रायल इंजुकेशन कहते हैं। अब हुआ क्या है, देखिए रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम आदेश यहाँ पर दे दिया है। इन्होंने क्लियर कट कर दिया है कि समाचार जो प्रकाशन है, ठीक है, जो जिनकी आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ किसी भी तरीके का इंजुकेशन लाना, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि ये उनकी बोलने की स्वतंत्रता जो है, जो उनकी राइट टू फ्रीडम है, उसको यहाँ पर प्रभावित करता है। ऐसे में यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 3 जजेस की यहाँ पर एक बेंच बैठी थी जिन्होंने इस मामले में पूरी सुनवाई करी, और इन्होंने क्लियरली बोला है कि जब आप अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे हैं, जब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जैसे आपको पता होगा केस कहाँ से आया था, इंटरनेशनल मीडिया ग्रुप ब्लूमबर्ग से जुड़ी एक डिफेमेशन केस की यहाँ पर सुनवाई चल रही थी। तो इन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि भाई देखिए, असाधारण अगर कोई एक ऐसा स्पेशल केस नहीं है कि आपको बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाए इंजुकेशन करना, तो केवल उसे छोड़ दीजिए। और इसके अलावा अगर किसी भी समाचार पत्र में, किसी भी जगह पर किसी भी प्रकार की कोई चीज़ लिखी जाती है, तो उसके खिलाफ अगर आप एक्स पार्टी इंजुकेशन करते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब एक तरफा या एक पक्षीय इंजुकेशन मत दीजिए, क्योंकि इससे जो व्यक्ति है, जो लेखक है, जो यहाँ पर राइट अप कर रहा है, उसकी राइट टू एक्सप्रेशन को आप यहाँ पर छीन रहे हैं, और साथ ही राइट टू नो, जो जनता का अधिकार है कि उनको यहाँ पर जानने का अधिकार है, उस पर भी एक तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। दैट मीन्स इस डिक्लेरेशन के साथ, इस टिप्पणी के साथ अगर हम बोलें तो टॉप कोर्ट ने देश के जितने भी फेमस मीडिया समूह हैं उनके खिलाफ जो डिफेमेशन केस यहाँ पर न्यूज़पेपर में लिखने के खिलाफ लगे हुए थे, वो सभी भी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट निरस्त हो रहे हैं। राइट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट का क्लियर है कि आप भाई एक तरफ अगर ये देंगे तो गलत है, दुर्भावना है, क्योंकि हो सकता है इसकी वजह से दूसरी कोर्ट्स को यहाँ पर नुकसान देखने के लिए मिले। अब आपके दिमाग में एक और शब्द आ रहा होगा कि ठीक है मैम, प्री ट्रायल इंजुकेशन तो समझ में आ गया, ये एक्स पार्टी क्या है जिसका आपने यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया। तो देखिए, एक्स पार्टी एक तरीके का कोर्ट का ऑर्डर है जिसे इशू कर दिया जाता है बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए, ठीक है। ये ही टेम्पररी रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। ये इंजुकेशन का एक प्रकार होता है और ये केवल ग्रांट किया जाता है इन द केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, जहां पर रिस्क हो कि किसी भी तरीके का हार्म हो सकता है इमीडिएट एक्शन के तहत। इस तरीके से अगर हम बात करें तो जो इंजुकेशंस हैं ये बहुत सारे हमें देखने मिलते हैं, जैसे टेम्पररी भी हो सकते हैं, परमानेंट हो सकते हैं, मैंडेटरी भी हो सकते हैं और प्रोहिबिटरी भी हो सकते हैं अपने नेचर में। राइट, यहाँ पर आपको याद रखना है कि अलग अलग टाइप के इंजुकेशन एक पावरफुल लीगल टूल है जिसको कोर्ट ऑर्डर के साथ यहाँ पर इशू करवाया जा सकता है। एक लीगल रेमेडी भी है जो कि पार्टीज के पास मौजूद होती है, दोज हु विश टू प्रिवेंट द अदर पार्टी फ्रॉम कैरिंग आउट अ सर्टेन एक्शन और बिहेवियर। इंजुकेशन यहाँ पर ग्रांट किया जा सकता है इन वैरायटी ऑफ सिचुएशन, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट राइट का केस हो, ब्रीचिंग का राइट हो केस हो यहाँ पर, या फिर डिफेमेशन का केस हो। तो ऐसे में ये एक पावरफुल लीगल टूल के तहत काम करता है।
कई बार इंजुकेशंस की बात करें तो दे आर डिस्क्रिशनरी रेमेडी एंड द कोर्ट विल कंसीडर वेरियस फैक्टर बिफोर डिसाइडिंग कि वेदर दे वांट टू ग्रांट इंजुकेशन और नॉट। ऐसे में जैसे टेम्पररी इंजुकेशन होता है, इनको ग्रांट किया जाता है ताकि प्रिजर्व किया जा सके स्टेटस क्यू अंटिल अ फाइनल डिसीजन कैन बी रीच। परमानेंट की बात करें अगर हम, तो इनको ग्रांट किया जाता है जब कोर्ट यहाँ पर एक फाइनल डिसीजन दे देती है। ऐसे में कुछ एक्शन और बिहेवियर को प्रिवेंट करने के लिए परमानेंट इंजुकेशन किया जाता है। मैंडेटरी इंजुकेशन की बात करें तो दे रिक्वायर द डिफेंडेंट टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर एक्शन एंड दे आर ऑफन ग्रांटेड इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेयर द प्लांट फिट रिक्वायर्स द डिफेंडेंट टू फुलफिल देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। ऐसे ही प्रोहिबिटरी हो जाता है जहां पर प्रोहिबिट किया जाता है फॉर कैरिंग आउट अ सर्टेन एक्शन। तो इसी के हिसाब से ये फाइनली रूल यहाँ पर आया है जो कि कहीं ना कहीं मीडिया हाउसेस के पक्ष में आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं ऑन सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स। राइट, इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है एक रिमार्केबल सर्ज इन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। आप देखेंगे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लगातार हाउस होल्ड्स बनाए जा रहे हैं। ऐसे में जहाँ जहाँ ग्रोथ बढ़ रही है, इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहे हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड सुधर रहा है, एक सबसे बड़ा कंसर्न आ जाता है कि व्हाट अबाउट द एनवायरनमेंट, आर वी डूइंग समथिंग कि हम एनवायरनमेंट को यहाँ पर सुरक्षा प्रोवाइड कर सकें या नहीं। एनर्जी के मामले में हूँ या फिर कंजम्पशन के मामले में हूँ, कहीं ना कहीं क्लाइमेट पर एक बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल बात कर रहा है कि किस तरीके का बिल्डिंग मटेरियल इम्पॉर्टेंट है और कैसे हम बिल्डिंग मटेरियल के साथ क्लाइमेट चेंज के जो नुकसान हैं उनको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, अब क्योंकि जब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, ऐसे में समझना होगा इंडिया का जो बिल्डिंग सेक्टर है ये एक मेजर कंज्यूमर है एनर्जी का। अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग 33% इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ है वो केवल और केवल कंस्ट्रक्शन साइट्स में किया जाता है। ये हाई कंजम्पशन ना केवल कंट्रीब्यूट कर रहा है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को, बल्कि इसके साथ ही क्लाइमेट चेंजेस के चीज़ें भी हमें देखने मिल रही हैं। इंडिया के अगर हम कूलिंग एक्शन प्लान की बात करें तो ये एक अलार्मिंग 8-fold इंक्रीज़ है, जहां पर कूलिंग डिमांड जो प्रोजेक्ट की गई थी 2017 से 37 के बीच में, ये उसका डबल और ट्रिपल हमें देखने के लिए मिल रहा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एनर्जी इनएफिशिएंसी, रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें तो इंडिया कहीं ना कहीं एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ाता जा रहा है। कूलिंग डिमांड्स यहाँ पर बढ़ रही हैं क्योंकि इकोनॉमिक एक्सपांशन है, अर्बनाइजेशन हो रहा है और इसी के कारण एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने मिल रहा है विच इज़ दी अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, और जो कि बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टली यहाँ पर अपना रोल प्ले करता है क्लाइमेट चेंजेस को लेकर। ऐसे में इनिशिएटिव जैसे इको निवास संहिता ENS और रेसिडेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं इंडिया के एक पॉजिटिव साइड को, कि देखिए हम कुछ ऐसी चीज़ें भी करना चाह रहे हैं जहाँ पर कूलिंग ऑफ द एनवायरनमेंट किया जा सके। राइट, सबसे पहले समझ लेते हैं इको निवास संहिता क्या है, इसको समझते हैं, फिर उसके बाद आगे इस आर्टिकल के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, इको निवास संहिता की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया था एनर्जी कंजर्वेशन न्यू इंडिया वे फॉर अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल होम्स इको निवास संहिता 2018। एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर बिल्डिंग कोड्स यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, ताकि एनर्जी कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर काम किया जा सके। ये जो कोड है ये कहीं ना कहीं फोकस करता है बिल्डिंग एनवेलप पर, मैकेनिकल सिस्टम पर और इक्विपमेंट्स जिनको इंक्लूड किया जा रहा है वेंटिलेशन के कामों में या फिर बिल्डिंग मटेरियल्स को लेकर, उन सारी चीज़ों के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, इन सभी चीज़ों को इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। इसको इजीली एक्सेसिबल बनाने के लिए और बहुत आसानी से लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको 5 क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से बनाया गया है, हॉट, ड्राई, वार्म, ह्यूमिड, टेम्परेट, कंपोजिट एंड कोल्ड, जो कि इंडिया में इस समय प्रेजेंट है। हालांकि देखिए ये केवल और केवल एनर्जी एफिशिएंसी बिल्डिंग में वाटर और दूसरे एस्पेक्ट को यहाँ पर कवर नहीं किया जा रहा, जो कहीं ना कहीं इसका एक ड्रॉबैक भी है कि केवल एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में ये बात करता है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि LED इंडिया, IGBC रेटिंग, तेरी ग्रह जैसी सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं दिखाता है कि इंडिया किस तरीके से काम कर रहा है एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर। चलिए कमिंग बैक ऑन टू द आर्टिकल, तो हम बात कर रहे थे कि इंडिया बहुत सारी चीज़ें जैसे
इनिशिएटिव, इको निवास संहिता, रेसिडेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के द्वारा एक पॉजिटिव स्टेप्स की तरफ बढ़ा है, जहां पर एनर्जी एफिशिएंसी के लिए काम किया जा रहा है। जहां ENS की अगर हम बात करें तो ये इंट्रोड्यूस कर रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडेंशियल एनवेलप ट्रांसमिटिव वैल्यू, एक मेट्रिक है जिसको डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि हीट ट्रांसफ़र जो बिल्डिंग के एनवेलप के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है उसको जांचा जा सके। मतलब जितना कम RETV वैल्यू ट्रांसलेट होगा उतना ज़्यादा कूल इंडोर एनवायरनमेंट होगा और एनर्जी कंजम्पशन को कम किया जा सकता है। इसको अचीव करने के लिए एक ऑप्टिमल एनर्जी एफिशिएंसी की आवश्यकता है, एक हमें ऑक्यूपेंट कंफर्ट यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर हम RETV वैल्यू के लिए काम करना चाहते हैं तो हमें उसे मेंटेन करके रखना होगा बाय 15 वॉट पर स्क्वायर किलोमीटर और इवन बिलो। हालांकि इसके अलावा भी एक और चीज़ की जा रही है कि हम किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, क्लाइमेट अप्रोच डिज़ाइन और अवेयरनेस यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अगर हम क्लाइमेट के अनुसार डिज़ाइन नहीं बनाएंगे तो आप देखिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल होगा। ऐसे में ऑप्टिमल बिल्डिंग मटेरियल एनालिसिस ज़रूरी है। जैसे अगर हम बात करें तो 4 वार्मर क्लाइमेट सिटीज़ हैं इंडिया में जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है विद दी सेवरल पॉपुलर बिल्डिंग मटेरियल्स इंक्लूडिंग ऑटोक्लेव्ड एरिट्रिया कॉन्सेंट्रेट AEC ब्लॉक्स, रेड ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एंड मोनोलिथिक कंक्रीट जिसे हम मीवान के नाम से भी जानते हैं। अब जो एवैल्यूएशन किया गया RETV का, उसने एक बहुत ही अच्छी चीज़ रिवील करी कि जो AEC ब्लॉक होते हैं ये कंसिस्टेंटली एग्जिबिट करते हैं लोएस्ट RETV अक्रॉस दी वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन, जो कि इंडिकेट करते हैं कि इनकी पोटेंशियली है एक हाईली थर्मली एफिशिएंट मटेरियल के रूप में। हालांकि कंपैरिजन अगर किया जाए विद द एम्बॉडीड एनर्जी, जो कि एनर्जी एसोसिएट होती है विद द मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, इसने हाईलाइट किया है एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस विद द मोनोलिथिक कॉन्क्रीट having embodied energy 75 times higher greater than the AEC। दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण होती है टाइम कंसीडरेशन। कंस्ट्रक्शन टाइम और मटेरियल एफिशिएंसी इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट केस। जब कंसीडर करना हो कंस्ट्रक्शन टाइम फॉर 100 स्क्वायर फीट रूम, रेड ब्रिक्स वर फाउंड टू रिक्वायर द लॉन्गेस्ट टाइम। वहीं मीवान कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये सबसे लीस्ट है। मीवान टेक्नोलॉजी, जिसको जाना जाता है अपने रैपिड कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटीज़ के कारण, ये ऑफर करता है एक सिग्निफिकेंट टाइम सेविंग कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मेजनरी वर्क, पर्टिकुलरली फॉर द टॉलर स्ट्रक्चर। ऐसे में टाइम कम लगेगा तो एनर्जी का कंजम्पशन कम होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि एक सस्टेनेबल ऑप्शन हमें देखने होंगे, जैसे रेड ब्रिक्स। ये मॉडरेट हैं, एम्बॉडीड हैं एनर्जी के लिए और कहीं ना कहीं रिसोर्स डिप्लीशन, इमिशन और वेस्ट को भी ये यहाँ पर कंट्रीब्यूट करती हैं। वहीं AEC ब्लॉक्स की बात करें, ये लोअर एम्बॉडीड एनर्जी हैं, स्टिल कंट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। लेकिन मोनोलिथिक कंक्रीट की बात करें, डिस्पाइट इट्स कंस्ट्रक्शन स्पीड प्रिवेंट द हाईएस्ट एम्बॉडीड एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस। करना क्या होगा, इंडिया को एक सब्सटेंशियल पोटेंशियल इनोवेशन बिल्डिंग मटेरियल के लिए काम करना होगा। हमें फोकस करना होगा कि हम बिल्डिंग ओरिएंटेशन पे काम करें, विंडो हॉल रेशियो के लिए काम करें, यू वैल्यू वॉल्स के लिए काम करें, रूफ्स ऑफ विंडो असेंबलीज़ को ध्यान में रखें। अगर हम टॉलर स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं तो हमें क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम को भी लेकर आना होगा। ठीक है, यू वैल्यू वॉल का मतलब होता है कि किया जाए एक ओवरऑल रेट ऑफ द हीट ट्रांसफ़र थ्रू द स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द वॉल कंस्ट्रक्शन, उसे हम यू वैल्यू बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ ही हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक नए तरीके का काम कर सकते हैं। राइट, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बड़ा ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बॉयज़ कैन ऑल्सो लर्न नाउ मोहिनी यट्टम और कलमा दलम। ठीक है, दोनों ही आर्ट फॉर्म्स हैं। एक लैंडमार्क डिसीजन आया है केरला कला मंडलम के द्वारा, जो कि एक रिनाउंड डीम्ड यूनिवर्सिटी है, आर्ट और कल्चर के लिए जानी जाती है। और इन्होंने यहाँ पर ऑब्लिगेशन, जेंडर रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है कि मोहिनीअट्टम एक जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है उसको केवल और केवल महिलाएं अभी तक सीख सकती थी, लेकिन ये यूनामिनसली यहाँ पर पास कर दिया गया है गवर्निंग काउंसिल के द्वारा, जो कलामंडलम में की गई थी। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर मोहिनीअट्टम कोर्स के लिए अब यहाँ पर इंडिविजुअल ऑफ ऑल द जेंडर्स कैन टेक
पार्ट प्रीवियसली जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए गए हैं। मोहिनीअट्टम के बारे में अगर हम बात करें तो ये केरला में यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ है। नेम की बात करें तो मोहिनी जो फीमेल अवतार हैं लॉर्ड विष्णु का, उनके नाम पर इसका नाम पड़ेगा। इसका नाट्य शास्त्र में गहरा इसका आप संबंध देख सकते हैं। एंशियंट हिंदू संस्कृत टेक्स्ट जो कि परफॉर्मेंस आर्ट के लिए है नाट्य शास्त्र, उसमें भी इसके बारे में बात की गई है। एक क्लासिकल डांस फॉर्म है जिसका ओरिजिनेशन हमें देखने के लिए मिलता है केरला से। जाना जाता है ये अपने एक स्टाइल के लिए, ग्रेसफुल मूवमेंट, सटल एक्सप्रेशन और लिरिकल स्टोरी टेलिंग को लेकर। मोहिनीअट्टम के अगर हम रूट्स की बात करें तो ये देवदासी ट्रेडिशन ऑफ केरला से यहाँ ओरिजिनेट होता है, वेयर इट वॉज परफॉर्म्ड in the temple royal court as a form of religious offering and entertainment। इस डांस के बारे में बात करें तो ये हमें नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि के द्वारा यहाँ लिखा गया है उसमें भी इसके डीप रूट दिखाई देते हैं। ग्रेजुअली 16-17 सेंचुरी के बाद इसका एक बहुत ज़्यादा वृहद स्टाइल हमें देखने मिला। ये जो टर्म है मोहिनीअट्टम, मोहिनी जो कि एक इनैक्टनेस के बारे में बात कर रहा है, अट्टम मतलब डांस। ये डांस फॉर्म कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करता है डांस ऑफ एन्चेंटरनेस, सिंबलाइज करता है ग्रेसफुल और सेडक्टिव मूवमेंट को। मिथिकल फीमेल सेलेस्टियल बीइंग मोहिनी जो कि हमारे लॉर्ड विष्णु का यहाँ पर अवतार मानी जाती हैं और कई बार आपको जब आप माइथोलॉजी पढ़ते हैं तो ये देखने के लिए मिलेगा। मोहिनीअट्टम अपनी दूसरी चीज़ों के लिए भी जाना जाता है जहाँ पर ट्रेडिशनल अटायर इंक्लूडिंग वाइट एंड गोल्ड बॉर्डर कसावू साड़ी यहाँ पर पहनी जाती हैं। गोल्ड बैंगल्स, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इमेज में, गोल्ड बैंगल्स, ब्रेसलेट और ईयरिंग्स यहाँ पर पहने जाते हैं जो कि केरला के कल्चर हेरिटेज को यहाँ पर बताता है। मेकअप की बात करें, हेयर एंगेजमेंट की बात करें तो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में इन्हें तैयार किया जाता है क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन, ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग इस नृत्य का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो यहाँ पर मृदंगम, वीणा, वायलिन, फ्लूट, वोकलिस्ट, सिंगिंग कॉम्पोजिशन सारी चीज़ें मलयालम भाषा में परफॉर्म की जाती हैं। मोहिनीअट्टम की बात करें अगर हम तो ये एक फ्लूइड और ग्रेसफुल मूवमेंट है जिसके अंतर्गत बॉडी को स्विंग करना, सटल जेस्चर जैसे मुद्राएं बनाना या फिर अभिनय करना मतलब फेशियल एक्सप्रेशन बनाना शामिल होते हैं। यहाँ पर भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लस्य इंपॉर्टेंट हो जाता है। लस्य मतलब ग्रेसफुल फेमिनाइन मूवमेंट और भाव की बात करें तो जो आपके इमोशनल एक्सप्रेशन है वो देखने मिलते हैं जो कि कहीं ना कहीं जो रिदम है, मेलोडी है, स्टोरी टेलिंग है उसके साथ एक ब्लेंड क्रिएट करता है। ऑलराइट, सो ये इंपॉर्टेंट है। यूजुअली जो डांसर हैं ये जो हमारे रिदमिक पैटर्न है, जो मैट्रिक कोरियोग्राफी है उसको फॉलो करते हैं। हिंदू माइथोलॉजी, फोक डांस सारी चीज़ें, रामायण, महाभारत, पुराण किसी भी चीज़ को लेकर यहाँ पर एपिसोड्स में इसको तैयार किया जाता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे and we'll be talking about India's achieving 16% decline in new TB cases since 2015। इंडिया ने देखिए एक सिग्निफिकेंट रिकॉर्ड यहाँ पर बना लिया है ट्यूबरकुलोसिस को कॉम्बैट करने के लिए विद concentrated efforts resulting in notable decline in both TB incidence and mortality rate since 2015। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 यहाँ पर रिलीज़ की गई है बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और यहाँ पर बात की जा रही है 16% तक जो टीबी के इंसिडेंट हैं वो यहाँ पर कम हुए हैं और 18% जो मृत्यु दर है टीबी के कारण वो भी यहाँ पर कम हुई है 2015 से। टीबी इंसिडेंस रेट की बात करें तो यहाँ पर ये ड्रॉप हो गए हैं 237 पर लाख पॉपुलेशन विच वॉज इन 2015 टू 199 पर लाख पॉपुलेशन इन 2022। सिमिलरली जो मोर्टेलिटी रेट है ये भी यहाँ डिक्लाइन हुआ है 28 पर लाख पॉपुलेशन 2015 से 23 पर लाख पॉपुलेशन 2022 में। ये इम्प्रूवमेंट सिग्निफिकेंटली बता रहा है कि गवर्नमेंट का जो गोल है टीबी एलिमिनेशन 2025 के लिए उसके हम बहुत ज़्यादा नज़दीक जा रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट इस रिपोर्ट में बात की जा रहा है एक डेवलपमेंट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। लगभग 32% टीबी केसेस जो नोटिफाई किए गए हैं 2023 में ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर और इसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने मिला है 17% इन द प्रीवियस ईयर। राइट, मतलब प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर का टीबी की केसेस में इन्वॉल्वमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर हम ओवरऑल टीबी केस नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो एक कमेंडेबल इंक्रीज है ओवर द 50% इन द लास्ट
लास्ट 9 ईयर्स। कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया गया है पर्टिकुलरली नोटेबल इम्प्रूवमेंट, जैसे उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे तो इसने विटनेस किया है हाईएस्ट जंप इन नोटिफिकेशन विद 21% इंक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, फॉलोड बाय द बिहार विद 15%। ऑल राइट, चलिए बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में कि आखिर ये क्या है और कौन से प्रोग्राम्स हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर रन कर रही है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस एक कंटेजियस इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होती है, विच इज़ नोन एज द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके प्राइमरी इफेक्ट्स की बात करें तो ये लंग को इम्पैक्ट कर सकता है और साथ ही दूसरे पार्ट जैसे ब्रेन, किडनी और स्पाइन को भी इम्पैक्ट कर सकता है। टीबी यूजुअली स्प्रेड होता है थ्रू द एयर व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ, sneezes or talks, releasing droplets containing the bacteria into the air which can then be inhaled by the other person। सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड करता है परसिस्टेंस ऑफ द कफ आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है, ब्लड टिंगलिंग स्प्यूटम यहाँ पर देखने मिलेगा, चेस्ट पेन, फटीगनेस, फीवर, नाइट स्वेट, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट जैसी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल हो जाती हैं। कुछ केसेस में टीबी असिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, स्पेशली इन द लेटेंट टीबी इन्फेक्शन जहां पर बैक्टीरिया इनएक्टिव रहते हैं बॉडी के अंतर्गत। सो बेसिकली देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। एक हो जाते हैं लेटेंट टीबी इन्फेक्शन और दूसरे होते हैं एक्टिव टीबी डिसीजेस। लेटेंट टीबी इन्फेक्शन में जो बैक्टीरिया होता है ये बॉडी के अंदर रहता है, इनएक्टिव स्टेट में रहता है और किसी भी तरीके के सिम्टम्स नहीं देखने मिलते। हालांकि ये प्रोग्रेस करता है टू एक्टिव टीबी डिसीजेस, इम्यूनिटी सिस्टम को यहाँ पर हैम्पर करता है, धीरे धीरे इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करता है और ग्रेजुअली ये जो बैक्टीरिया है ये मल्टीप्लाई हो जाता है और आपको असिम्टोमेटिक सिम्टोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं एक्टिव टीबी की बात करें तो इसमें बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने मिल जाते हैं आसानी से, जो कि नोटिस होते हैं। डायग्नोशन की बात करें तो टीबी को डायग्नोस किया जा सकता है थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट जिसे TST टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, साथ ही इंटरफेरोन गामा रिलीज एसआईजी जिसे IGRA टेस्ट बोलते हैं, चेस्ट एक्सरे होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जैसे स्पिटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी हो जाता है, कल्चर टेस्ट होते हैं, मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं, जीन एक्सपर्ट टेस्ट होते हैं। इन सभी के थ्रू आसानी से टीबी को डायग्नोस किया जा सकता है। डायग्नोशन ऑफ लेटेंट टीबी इन्फेक्शन की बात करें तो यहाँ पर एडिशनल टेस्ट जैसे TST या IGRA की भी ज़रूरत होती है। टीबी ट्रीटेबल भी है, क्योरेबल भी है, इसके लिए अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट यहाँ पर दिए जाते हैं जो कि आपको डॉट वगैरह मिशंस के थ्रू कंप्लीट करवाए जाते हैं। BCG वैक्सीन इसके लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण है विच इज़ दी बेसिलिया कैलामिटी ग्विरिन वैक्सीन। एक लौती वैक्सीन है जो कि अवेलेबल है अभी इस समय ताकि टीबी को प्रिवेंट किया जा सके। सबसे कॉमनली एडमिनिस्टर किया जाता है टू इन्फेंट इन कंट्रीज विद हाई टीबी बर्डन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ टीबी सच एज टीबी मेनिंजाइटिस जहाँ पर दिमाग में यहाँ पर असर पड़ता है, एंड डिसएमिनेटेड टीबी इन चिल्ड्रन। इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड और इसके लिए नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन 2017-25 गवर्नमेंट लेकर आई है। एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जिसे डिज़ाइन किया गया है ताकि हम अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ नेशनल स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर, डेवलप पार्टनर्स मिलकर, सिविल सोसाइटी को मिलाकर यहाँ पर कंप्लीटली अगर हम बात करें तो टीबी को एलिमिनेट करना है इंडिया से बाय 2025। एक स्ट्रैटेजिक प्लान है जो कि एक सक्सेस भी कहीं ना कहीं शो कर रहा है बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन द रेट्स ऑफ टीबी, राइट। स्ट्रैटेजिक प्लेयर यहाँ पर क्रिएट करने के बारे में बात कर रहा है और टारगेट रखा गया है कि टीबी के जो इंसिडेंट्स हैं उसको 80% कम करना है, टीबी की जो मोर्टेलिटी रेट है उसे 90% कम करना है और इंश्योर करना है ज़ीरो कैटास्ट्रॉफिक कॉस्ट फॉर अफेक्टेड फैमिली ड्यू टू टीबी बाय 2025। तो ये सारी चीज़ें हमारे टीबी मिशन के अंतर्गत सेट की गई हैं। ऑल राइट, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे और हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण आर्टिकल, रोहिंग्याज रिफ्यूजी रिस्किंग देयर लाइफ एट सीज। ठीक है, चलिए पहले तो सवाल आ जाता है कि आखिर आर्टिकल है किस बारे में। देखिए,
एक ड्रामेटिक रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है दर्जन्स ऑफ जो रोहिंग्याज रिफ्यूजी हैं फ्रॉम द इंडियन ओशन ऑफ द इंडोनेशियन कोस्ट, जो कि हाईलाइट कर रहा है एक पेरिलियस प्लाइट ऑफ दीज इंडिविजुअल हु अंडरटेक डेंजरस सी जर्नी टू सर्च फॉर द बेटर लाइफ बिकॉज दे आर सफरिंग अलॉट। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर रोहिंग्याज हैं कौन। रोहिंग्याज ये मुस्लिम माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप है जो कि जिसका हिस्टोरिकल रूट अगर हम समझें तो अराकान किंगडम जो म्यांमार में है, जिसे हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से संबंधित है। कल्चरली और रिलीजियसली बात करें तो दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम म्यांमार्स मेजॉरिटी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन। रोहिंग्याज यहाँ पर लगातार परसिक्यूशन फेस कर रहे हैं, डिनाइल ऑफ सिटीजनशिप हो रहा है 1982 से, और इसी की वजह से अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं दुनिया के लार्जेस्ट स्टेटलेस पॉपुलेशन भी आप आज की डेट में इन्हें बोल सकते हैं। म्यांमार सक्सेसिव गवर्नमेंट ने यहाँ पर लगातार डिस्प्यूट हुए रोहिंग्यास के साथ, और उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि भाई नहीं, वी कैन नॉट काउंट यू एज द पार्ट ऑफ म्यांमार। और इसी के साथ यहाँ पर मैसिव एक्सोडस होना शुरू हुआ, एथनिक क्लींजिंग यहाँ पर शुरू हुई, और लार्जेस्ट एक्सोडस हुआ रोहिंग्यास का अगस्त 2017 में, जिसकी वजह से रखाइन स्टेट जो था वहाँ पर वायलेंस हुए। 7.5 लाख से ज़्यादा रोहिंग्यास को यहाँ पर बांग्लादेश के आसपास भागना पड़ा, ब्रूटैलिटी फेस करनी पड़ी म्यांमार में, और इसी के कारण आप देखेंगे वायलेंस इरप्शन हुए, और यहाँ पर फिर बोला गया कि भाई एथनिक क्लींजिंग है ये, और यूनाइटेड नेशन ने एक टर्म दे दिया कि दिस इज़ द एथनिक क्लींजिंग विच इज़ नॉट राइट, और इसी की वजह से रोहिंग्यास लगातार यहाँ पर एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चार्ट, इस मैप को आप देखिए, यहाँ से हमें कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए ये है रखाइन स्टेट। अब आप देख रहे हैं रखाइन स्टेट बिल्कुल क्लोज है, बे ऑफ बंगाल के पास है, ऐसे में नियर बाय एरिया बन जाते हैं बांग्लादेश। इंडिया भी यहाँ पर सफ़र कर रहा है रेफ्यूज की वजह से। श्रीलंका यहाँ पर क्षेत्र आ जाता है, और आसपास के क्षेत्र में हमें देखने के लिए मिलते हैं, राइट। लगातार वायलेंस की वजह से यहाँ पर दे आर यहाँ से दूसरी जगह पर एक अपना स्थान ढूंढ रहे हैं, और बार बार दे आर सफरिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए सी जर्नी जो है, आप देखिए ओपन वाटर बॉडी इनके पास है। यूनाइटेड नेशंस के हाई कमीशन के हिसाब से अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर रेफ्यूजी, तो लास्ट ईयर 4500 से भी ज़्यादा रोहिंग्या रेफ्यूजी यहाँ पर इस जर्नी को करने में मजबूर हुए अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी। अनफॉर्चुनेटली इन 4500 में से लगभग 600 इंडिविजुअल्स को अपनी जान गंवानी पड़ी, या फिर वो गायब हो गए ड्यूरिंग दिस ट्रेचिसियस वोयाज, क्योंकि यहाँ पर डेथ टोल बढ़ गया। Despite presence of over 6 lakh Rohingyas within Myanmar and nearly 96,000 residing in refugee camps in Bangladesh, conditioning with these camps are dire, overcrowd हो चुके हैं, inadequate basic necessities हैं, खाने की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, sanitation, health working, सारी चीज़ें से यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो people are going through violence, arson attacks इनके ऊपर हो रहे हैं, कैंप intolerable बनते जा रहे हैं। भाई अगर हम महिलाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंडीशन ख़राब महिलाओं और बच्चों की है। डिस्पाइट फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, एक लिमिटेड प्रॉस्पेक्ट है, एक डिग्निफाइड लाइफ की तलाश है, और इसी को ध्यान में रखते हुए रोहिंग्यास जो हैं ये कहीं ना कहीं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं। सी जर्नी में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखिए कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इन्हें पार्ट बना दिया जाता है। भाई पता ही नहीं है, आपने सोचा कि हमें रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन इन्हें ट्रैफिकिंग के थ्रू किन्हीं दूसरे स्थानों पर भेज दिया जा रहा है, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, कहीं पर जहाँ पर इनकी लाइफ यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। हॉरिफिक कंडीशन है, अब्यूज़ यहाँ पर हो रहे हैं, ना ही केवल फिजिकल अब्यूज़ से दे आर सफरिंग बट ऑल्सो विद दी मेंटल सफरिंग, पर्टिकुलरली विमेन। ऐसे में लगातार डेथ टोल बढ़ना, डेथ के केसेस बढ़ना अपने आप में सेफ नहीं है, एंड दिस इज़ वाई रोहिंग्यास आर अगेन इन द न्यूज़, राइट। सो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है मीडिया के रोल को लेकर, और दूसरा क्वेश्चन बात कर रहा है सस्टेनेबल बिल्डिंग प्रैक्टिसेस को लेकर। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आपको DNR से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे pragya.pandey@rousacademy.in पर डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। प्लीज फॉलो अस ऑन Instagram and Facebook
Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.